जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे हेड इंजरी के बारे में। हेड इंजरी में उसके लक्षण क्या होते हैं, प्रभाव क्या होती है, कुछ जटिलता क्या होती है और नर्सिंग केयर प्लान कैसे अपन नर्सिंग केयर कर सकते हैं हेड इंजरी वाले पेशेंट को। इन सब के बारे में आज डिटेल से विस्तार से देखेंगे अपन कि हेड इंजरी होती क्या है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सिर शरीर का अति महत्वपूर्ण भाग है। यह आपको भी पता होगा कि यदि मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है तो वह बहुत ही प्राणघातक होती है, व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। तो आपको मस्तिष्क को संभाल कर ही रखना है, जहाँ तक वहाँ तक उसको चोट नहीं लगने देना है। ये सारे ज्ञानेंद्रियाँ जो होती है, आँख, नाक, कान, ये सब अटैच होती है मस्तिष्क से। यदि उनमें भी, ज्ञानेंद्रियों में भी किसी भी तरह की चोट आती है तो वो मस्तिष्क तक पहुंच सकती है। तो मस्तिष्क, आपका जो मस्तिष्क होता है वो शरीर का जैविक अंग, वाइटल ऑर्गन से अटैच होता है और इसकी सुरक्षा की व्यवस्था जो बहुत ज़रूरी है। यह चारों ओर मतलब इसके चारों ओर हड्डी का कवच होता है। ऐसे क्या कारण है कि आपको हेड इंजरी हो सकती है? तो आइए, इसके कुछ सामान्य कारण हैं। जिसे ऊंचाई से गिर जाना हेड इंजरी हो सकती है। आंधी तूफान के समय ईंट, पत्थर या पेड़ की डाली टूटकर सिर पर गिर जाती है, इससे भी हेड इंजरी हो सकती है। बम विस्फोट, हेड इंजरी हो सकती है। भूकंप आता है तब भी कोई इमारत या मकान ढह जाता है या कोई पत्थर गिर जाता है, वो उससे भी हेड इंजरी हो सकती है। बाढ़ में बह जाने के कारण भी हेड इंजरी हो सकती है। पेशियों में कमजोरी या हो सकता है कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गया हो या बुढ़ापा आ गया हो, तो वह व्यक्ति गिर भी सकता है चलते चलते। तो गिरने पर उसका जो मस्तिष्क रहता है, सर रहता है, वो कहीं टकरा गया तो भी उसको हेड इंजरी हो सकती है। आधुनिक युग में सड़कों पर को भी दुर्घटनाएं बहुत सारी होती है, जैसे रेल दुर्घटना, हवाई दुर्घटना, वाहनों की टक्करों की वजह से या सैन्य कार्रवाई के समय सिर में चोटें आ सकती हैं। और आतंकी हमले में भी सिर पर चोटें आ सकती है। खेल कूदों में खेल में यदि कोई खिलाड़ी गिर जाता है तो भी उसको चोट आ सकती है सिर पर यदि किसी ने शक्तिशाली घुसा मार दिया हो तो उससे भी सिर में चोट आ सकती है। हो सकता है वो घुसा किसी मजाक में मारा हो, लड़ाई में मारा हो या किसी भी तरह से हो सकता है। सिर की चोट के प्रभाव के कारण, इससे क्या कारण है कि सिर की चोट के प्रभाव के कारण क्या होता है, आपको यदि हेड इंजरी हो गई हो तो क्या क्या आपको प्रभाव देखने को मिलते हैं, उसकी बात करेंगे। यदि हेड इंजरी हुई हो तो आपके मस्तिष्क में या तो कोई हड्डी टूट जाती है या कोई हड्डी दब जाती है। और दूसरा, रक्तस्राव होता है, हेमरेज हो सकता है, बॉडी में सूजन हो सकती है, मस्तिष्क के कार्यों में ह्रास हो सकता है, सही तरह से दिमाग ही काम नहीं कर पाएगा और बॉडी भी पूरी काम नहीं कर पाएगी। और हो सकता है कि कोई ब्लड वेसल्स या छोटी आर्टरी अंदर से टूट गई हो, फट गई हो, ये भी हो सकता है। चिन्ह और लक्षण की बात करें तो, साइनम सिम्टम की बात करें तो, रोगी चोट लगने के बारे में बताता है या रोगी खुद बेहोश हो तो उसके परिजन बताते हैं कि उसको चोट लगी हो, यहाँ लगी है, ये उसके परिजन बताएंगे, साथ वाले बताएंगे। और यदि वह कॉन्शियस है तो उसको नोज़िया होगा, जी घबराएगा, जी मचलेगा, ये चीज़ होगी। और चक्कर आना, भयानक सिर दर्द होना, ये भी एक लक्षण है सिर दर्द हेड इंजरी के। व्यवहार में परिवर्तन, पूर्ण या आंशिक स्मृति लोप, हो सकता है व्यक्ति पूरी तरह से मेमोरी लॉस हो जाए या आंशिक रूप से थोड़ी बहुत मेमोरी लॉस हो जाए, ये भी एक लक्षण है हेड इंजरी का। इसके बाद है बेचैनी और एजिटेशंस, ये दो आ गए। इसके बाद चेतना परिवर्तन, मतलब कॉन्शियस लेवल जो होता है वह अल्ट्रेशन हो जाता है।
परिवर्तन हो जाता है कॉन्शियस लेवल में पेशेंट का। उसमें अपन निर्धारित करेंगे कि व्यक्ति कितना कॉन्शियस है नहीं है, ये आँख की पुतली देखकर भी पता लगा सकते हैं, जिसको बोलते हैं पुतली प्रतिक्रिया। पुतली फैली हुई होती है, प्रकाश के प्रति कितनी प्रतिक्रिया दे रही है नहीं दे रही है, यह चीज़ आप देखकर पता लगा सकते हो कि उसका मस्तिष्क ब्रेन के अंदर से कितना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, उसके बाद है जैविक मापदंड। जैविक मापदंड का अभिलेख, जिसको बोलेंगे वाइटल पैरामीटर। वाइटल पैरामीटर्स, फर्स्ट हार्ट रेट। हाँ तो दोस्तों, वाइटल पैरामीटर के अंदर एक तो आ गई हार्ट रेट जो आपको बता दिया, दूसरा है श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट, और उसके बाद आएगा ब्लड प्रेशर, इसके बाद आ जाएगा पल्स। इन सब से ये आपका वाइटल साइन है, इन सब से आप पता लगा सकते हो कि कितना लेवल, कॉन्शियस लेवल क्या है और पेशेंट की तबीयत कैसी है। इन सब से आप ये वाइटल से पता लगा सकते हो। इसके बाद आएगा वुंड, घाव। घाव में आपको देखना है कि स्काल्प, मतलब स्काल्प, सिर के ऊपर स्काल्प पे कितना घाव आया है, कितना खुरुचा गया है अंदर से, और कहीं कटा फटा तो नहीं है घाव, ये सब चीज़ ऊतक फट तो नहीं गया है, ये सब चीज़ आपको देखनी है ऊपर से घाव की। इसके बाद है हेमेटोमा, अंदर से कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हुई, ब्लीडिंग जम तो नहीं गई है। और पाल्पेबल फ्रैक्चर, ये रहा पाल्पेबल फ्रैक्चर, देखना है कि यदि कोई फ्रैक्चर तो हुआ है लेकिन इतना अच्छा सा हुआ है कि मतलब उसको पाल्पेट करने पर भी अपन को समझ में आ रहा है कि यहाँ फ्रैक्चर हुआ है। ऐसा हो तो भी अपन को देखना है, पता लगाना है। इसके बाद है रक्तस्राव, नाक से खून बहता है, कान से खून बहना, ये अंदर की ब्लीडिंग होती है। और उसके बाद आएगा प्रमस्तिष्क, CSF का रिसाव। यदि हेड इंजरी हुई हो और हो सकता है तो फिर आपको CSF नाक से भी निकल सकता है और CSF कान से भी निकल सकता है। ये एक लिक्विड के रूप में CSF जो टपकता रहता है, निकलता है। तो ये तब होता है जब आपको हेड इंजरी हुई हो और ज़्यादा थोड़ी सीवियर लगी हो, तब इस तरह से CSF लीकेज हो सकती है। इसके बाद है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हेमीप्लेजिया और हेमीपैरालिसिस हो सकता है। हेमीप्लेजिया, एक साइड से आपको नमनेस हो सकती है, हाथ पैर सही तरह से काम नहीं कर रहे हो, और हो सकता है पैरालिसिस, एक पार्ट हो सकता है और हो सकता है ज़्यादा भी, लेकिन पैरालाइज भी हो सकता है आपको। इसके बाद डायग्नोस्टिक स्टडी की बात करेंगे तो डायग्नोसिस के लिए आपको एक्सरे कराना है स्कल का, CT ऑफ द ब्रेन कराना है, MRI करानी है, सेरिब्रल एंजियोग्राफी इसमें से चेक करना है, और CSF का नमूना भी लेना है आपको। उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन या किस तरह से क्या है, CSF की क्वांटिटी तो कम नहीं हुई है, लीकेज तो नहीं हुआ है, ये सब आप और ये फंडोस्कोपी, ये सब जांचें हैं जो आप हेड इंजरी जब भी होती है तभी करा के आप स्टडी करा के या डॉक्टर को बता के आप पता लगा सकते हो कि हेड इंजरी में क्या हुआ है, कितना हुआ है, ये सब। और कुछ कॉम्प्लिकेशन, जब हेड इंजरी होती है तो कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं एबनॉर्मल, जो है खास करके सीजर हो सकता है आपको, अंतःकपालीय रक्तस्राव जिसको बोलेंगे इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो सकता है, सबड्यूरल हेमरेज, एपिड्यूरल हेमरेज हो सकता है, और पेरेन्काइमल हेमरेज, ये अंदर से आपको ब्रेन के अंदर हेमरेज हो सकता है, रक्तस्राव। और प्रमस्तिष्क शोफ जिसको बोलते हैं, अंदर से सूजन आ जाएगी प्रमस्तिष्क में, ओडिमा हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। अंतःकपालीय दाब का बढ़ना, इंक्रीज ICP, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है अंदर से। और मस्तिष्क का छिद्रों से बाहर निकलना, ये तब होता है जब चोट गंभीर स्थिति में ज़्यादा लगी हो, तब ये होता है खास करके। कुछ अवशेषी प्रभाव की बात करें तो मानसिक परिवर्तन हो जाता है, दौरे पड़ना, जल शीर्ष, हाइड्रोसिफलस मतलब सिर में पानी भर जाना जैसी कंडीशन,
चक्कर आना, सिर दर्द। और इसके बाद परिस्थितियों के अनुसार की बात करें तो साधारण आघात होने पर यदि साधारण मस्तिष्क पर यदि साधारण आघात होता है, सामान्य चोट लगती है तो विश्राम करना है आपको, रोगी को निरंतर देखते रहना है, लक्षण अनुसार औषधि देनी है, ड्रग देनी है। और प्रमस्तिष्क कंट्यूजन, यदि प्रमस्तिष्क कंट्यूजन हो रहा हो तो वायुमार्ग की व्यवस्था करनी है। वायुमार्ग की व्यवस्था मतलब आपको देखना है कि माउथ के अंदर या नोज़ के अंदर कोई चीज़ फंसी तो नहीं है, एयर बराबर ले पा रहा नहीं पा रहा है, एसपीओ2 कितनी आ रही है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। शीरा मार्ग में मतलब आईवी फ्लूइड देते रहना है आपको कंटिन्यू। आईवी मिनिटोल भी देना है, एंटीबायोटिक भी देनी है, एंटीबायोटिक भी देनी है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स भी देती रहने हैं। ज़रूरत पड़े तो सर्जिकल ट्रीटमेंट करना है। और स्काल्प में जो भी घाव हो गए उसकी मरम्मत करना है, ड्रेसिंग करनी है। ये ऊपर का नर्सिंग केयर की बात है। अब नर्सिंग केयर आ गई। नर्स को ध्यान रखना है, मुख्य लक्ष्य है नर्स को उसकी सेवा करना, जो खास करके उसमें से रोगी को वायुमार्ग खुला बनाए रखना, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर को पर्याप्त बनाए रखना, द्रव व विद्युत अपघट्य को संतुलन बनाए रखना। द्रव अपघटन मतलब ये जो बॉडी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होते हैं उसको मेंटेनेंस बनाए रखना, और बॉडी में लिक्विड मात्रा बनाए रखना, ये बात है। पर्याप्त पोषण, जटिलताएं की रोकथाम, कॉम्प्लिकेशन किसी तरह से नहीं आ जाए इसके लिए आपको बचाव करना है। औषधियों के विषाक्तता को रोकना, मतलब यदि कोई डोज को ओवरडोज नहीं दे देनी, ज़्यादा नहीं दे देनी, वो मतलब एक जहर के रूप में बॉडी में काम करेगी और उल्टा काम करेगी वो। शरीर का तापमान नॉर्मल बनाए रखना। और प्रेशर सोर बोलेंगे जब पेशेंट बेड पे पड़ा रहता है तो उसी कंडीशन में यदि वो 6 से 8-10 घंटे उसी साइड में रहेगा, ज़्यादा टाइम तक रहेगा, तो उस साइड में उसे प्रेशर सोर बन जाएंगे, मतलब घाव बन जाएंगे, उसी को प्रेशर सोर बोलते हैं। प्रॉपर पेशेंट को स्लीप देनी, निद्रा लेनी ज़रूरी होती है। कॉग्निटिव इम्प्रेशन में सुधारना, मस्तिष्क में पर्याप्त रक्त संचरण सर्कुलेशन को बनाए रखना। इसके बाद आ जाएगा सचेत रोगी का भय मुक्त करना, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना और उसको भय मुक्त करना। समय समय पर वायुमार्ग में चूसक द्वारा सक्शन करना, मतलब सक्शन करना कि यदि कोई सिक्रीशन आ रहा हो, ब्लड आ रहा हो या कोई भी आ रहा हो तो मुंह के अंदर, तो सक्शन कैथेटर से आपको सक्शन करना और उसको सफाई करनी वायुमार्ग को। नेज़ल सक्शन भी करना है ज़रूरत पड़ी तो। चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाइयों के समय समय पर देना है नर्स को। नशीली, ये क्या है, नारकोटिक और नशीली दवाई है, सेडेटिक से बचाना है उसको। ये किसी प्रकार का नशा कर रहा हो तो उसको मना करना है कि नशा नहीं करना है आपको, क्योंकि दवाई का इफेक्ट भी नहीं होगा और उसको बुरा प्रभाव होगा उसके शरीर पर, मस्तिष्क पर भी। और पैरासीटामोल इस रोग के लिए सुरक्षित दर्दनाशक हैं। यदि उसको दर्द हो रहा हो तो पैरासीटामोल दे आप, बहुत ही बढ़िया दर्दनाशक, दर्द की दवा के रूप में काम करेगी। बिस्तर को 30 डिग्री एंगल पर ऊंचा उठा कर रखें, खास करके पैरों को 30 डिग्री एंगल पर उठा कर रखें, क्योंकि पैरों के अंदर क्या होता है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है और जम जाता है, जिससे वेरिकोस नाम की डिसीज़ भी हो जाती है और अन्य प्रकार की प्रॉब्लम भी आ जाती है, थ्रोम्बोलाइसिस भी हो जाती है। मूत्र निकास के लिए अंतमूत्र निकास नली कैथेटर लगा कर रखें, क्योंकि बार बार वो जा नहीं सकता, उठ नहीं सकता है, तो उसके लिए उसको कैथेटर लगा के रखें। फेफड़ों को स्त्राव को एस्पिरेट को रोकने के लिए नेज़ोगैस्ट्रिक इंक्यूबेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, वो जो भी चिकित्सक की आवश्यकता से अनुसार ही करें ये काम। इनटेक आउटपुट का ध्यान रखें और निर्देश अनुसार रोगी को
शल्य चिकित्सा के लिए तैयार करें। यदि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर जैसा ऑर्डर बोले इस तरह से पेशेंट को तैयार रखें। रोगी को शल्य प्रक्रिया के बारे में बता देना, उसकी सहमति प्राप्त करना, सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है, सहमति उसके साथ वाले और खुद पेशेंट यदि कॉन्शियस हो तो उसके सहमति बहुत ज़रूरी है। रोगी की जैविक मापदंड वाइटल को बराबर नोट करना ज़रूरी होता है। और ऑक्सीजन जो भी ले रहा हो रोगी उसमें सुधार करना है, कम आ रहा हो और SpO2 तो उसको इम्प्रूव करना है। रोगी के चेतन स्तर कॉन्शियस लेवल को लगातार देखना है और 48 घंटे तक लगातार देखते रहना है। और चिकित्सा प्रपत्र चेतावनी चिन्हों को कब सूचना देनी चाहिए इसके बारे में रिलेटिव तथा उसके अटेंशन को शिक्षित करना चाहिए। हो सके किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी हो रही हो तो आपको उसके गार्जियन को बता देना है। गार्जियन नहीं, उसके मतलब साथ वाले जो भी है पेशेंट के साथ वाले, उनको बता देनी है कि आपको किसी तरह की पेशेंट को एबनॉर्मलिटी हो रही हो तो हमें तुरंत सूचित करें। पेशेंट के रिलेटिव रोगी को निम्नलिखित बातों की शिक्षा देनी चाहिए। यदि ये तब दे सकते जब रोगी कॉन्शियस हो। चेतावनी लक्षण जिनके उत्पन्न होने पर सूचना देना ये है सिर दर्द, यदि लगातार बने रहता है और बढ़ता है तो तुरंत सूचित करें डॉक्टर को। उल्टी आ रही हो और विज़न ब्लूर हो रहा हो, सही तरह से दिखना मतलब दिखते दिखते अचानक से दिखना कम हो गया हो जाता है तो तुरंत सूचित करें डॉक्टर को। और असामान्य चाल एबनॉर्मल चाल होती है, सही तरह से चल नहीं पाता है पेशेंट तो भी डॉक्टर से संपर्क करें। इसके बाद आ गया नाक न छींकना, नाक से छींक नहीं आती है, नाक बंद बंद महसूस होता है और चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाई अथवा दवाई के अलावा किसी अन्य दवाई को न लेना, ये भी बता देना है उसको। और इसके अलावा स्वयं की देखभाल करना, इन सब पॉइंट के बारे में उनको नोट करवा देना और बता देना कि यदि इस तरह से एबनॉर्मलिटी कोई हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से या नर्स से कांटेक्ट करें और जो इस कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर और नर्स केयर प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस चैनल। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहे। इस तरह की डिसीज़ और बीमारियों के बारे में आपको और बताएंगे और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस चैनल।